नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद आज ही पॉलिटी का एक बहुत बेहतरीन सेक्शन लेकर के आपके बीच में आया हूं और वो है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपके बीच में जाने वाले हैं और इसके द्वारा मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि पिछले जितने भी वीडियो हैं उसको पीछे करके एक बार देख लें और सभी इम्पोर्टेंट मेरे पढ़ाए हुए वीडियो का लाभ उठाएं। आइए चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि जब हम प्रस्तावना पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये उठता है सवाल कि प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज़ प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना क्या है, समझते हैं। प्रस्तावना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है, क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का एक दर्पण, आप ऐसे कह सकते हैं, दर्पण या आईना कह सकते हैं। यानी कि इस प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को बताया गया है। प्रस्तावना को आप देख करके ये बता सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था। उस समय संविधान निर्माताएं जो भी थे, उस संविधान निर्माताओं के मन में क्या विचार चल रही थी, आप इस प्रस्तावना से बता सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर प्रस्तावना को हम उखाड़ के फेंक दें, यानी संविधान से निकाल के बाहर कर दें, तो हम क्या नुकसान हो जाएगा। तो आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, ये आप बता नहीं पाएंगे। जो कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये हम कैसे बता पा रहे हैं, ये हम ऐसे बता पा रहे हैं क्योंकि प्रस्तावना में निहित है। अब ये दोस्तों हमने बता दिया कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जैसे आप पढ़े होंगे कि सेंट्रल आइडिया पढ़े होंगे, यानी मुख्य विचार, जिसमें पूरे लेशन का एक मुख्य विचार होता था। कभी बताता था कि इस लेशन के क्या मतलब मुख्य विचार है, वो सेंट्रल आइडिया होता था। उसी तरह से जो हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसका क्या उद्देश्य है, सवाल है। तो उसका उद्देश्य हम निहित है इस प्रस्तावना में। हम इस प्रस्तावना से बता पाते हैं कि क्या उद्देश्य है प्रस्तावना का, समाज एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। तो ये दोस्तों था प्रस्तावना क्या है, ये हमने आपको बता दी। अब इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझते हैं। जैसे क्या प्रस्तावना में कभी संविधान संशोधन किया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन। क्या प्रस्तावना में या ऐसे लिख लो, संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन हो सकता है। इसका उत्तर है जी हाँ। क्या है, जी हाँ। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, तब उसका उत्तर देंगे जी हाँ, प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, प्रस्तावना में संविधान संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है, तो बता देंगे कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है और अब तक प्रस्तावना में संविधान संशोधन केवल एक बार हुआ है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है। कब हुआ भैया, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1900 कब, 76। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था, कब हुआ था? 1978 में, 1976 में, 1975 में? बच्चा कन्फ्यूज। तो ध्यान रखिएगा, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में। और इस 42वें संविधान संशोधन में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द जोड़े गए थे। देखिए, जब हमारा जो संविधान ये निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो ये समाजवाद है ये अंतर्निहित है, इसको बगल से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आ खड़ी हो गई थी कि 42वां अमेंडमेंट करके 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस तरह से 3 शब्द जोड़ने की ज़रूरत आ पड़ी थी। तो समझते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो बता देंगे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट या ऐसे लिखे, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या पूछा जाएगा आपसे? 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने शब्द जोड़े गए थे? तो बताएंगे कि 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, क्या जोड़ेंगे? समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष, क्या जोड़ेंगे? पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष। और तीसरा अखंडता। तीसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता। तो इस तरह से 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में, यानी कि 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उस 42वां अमेंडमेंट में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश की संविधान से लिया गया, तो बता देंगे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, ऑस्ट्रेलिया की संविधान। क्या बताएंगे कि प्रस्तावना किस देश की संविधान से लिया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बता देंगे कि प्रस्तावना जो था वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से अवतरित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोहराते चलिए। अब एक एक शब्द का मतलब समझिए। समाजवाद का क्या मतलब, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब, अखंडता का क्या मतलब, हर एक शब्द का क्या मतलब है उस चीज को समझिए। समाजवाद का क्या मतलब? देखिए, समाजवाद का यही मतलब होता है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो क्या हो, जनता के हित में ना हो, जिसमें जनता सहमत ना हो। राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जनता सहमत ना हो, जो जनता के हित में ना हो। दैट इज़ नोन एज समाजवाद। इसको बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, समाजवाद का मतलब ऐसा, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के हित में ना हो, जनता उस पर सहमत ना हो, इसको बोलते हैं समाजवाद। समाजवाद का अर्थ समझे आप। दूसरा अर्थ समझिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब जी इसका मतलब समझिए। पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, धर्म नहीं। इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए, मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूँ कि जो धर्म है ना, वो व्यक्ति की निजी आस्था है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी धर्म को जब चाहे वो अपना सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता संविधान ने दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो हमें जो ये धर्म का मामला है, इसे राज्य पर नहीं थोप सकता कि कल कोई कह दे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, जैन राष्ट्र, बौद्ध, पारसी, ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि जो राज्य, जब तक हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, जब तक हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को राज्य पर नहीं थोप सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो
किसी धर्म विशेष पर हैं। जैसे आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, अब तो नहीं है, नेपाल हिंदू राष्ट्र था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, वो अलग मामला हो जाएगा, पढ़ाएंगे उसके बारे में क्या है। जब हम डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू करेंगे, लोकतंत्र पढ़ाएंगे, तो आपको बता देंगे कि नेपाल में क्यों इस समय जो है क्या मामला है, कि क्यों उस समय हिंदू राष्ट्र अब नहीं है, क्या चल रहा है वहाँ पे, सभी देशों में लोकतंत्र क्या है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र क्या, पूरा बताएंगे। लेकिन अब समझिए, फिलहाल इतना समझिए कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था है, वो किसी धर्म को मान सकता है, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकता। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समझेगा, सभी धर्मों को समान अवसर देगा, उसका मदद करेगा, लेकिन कोई भी धर्म को जो है अपना नहीं सकता कि मैं भारत हिंदू राष्ट्र मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल समझिए इसका कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है, ऑप्शन में रहेगा। केवल आपको बाबू इसी पे टिक करके चले आने हैं, बस इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तीसरा शब्द क्या था बाबू? अखंडता। अखंडता, अखंडता। देखिए, अखंडता का मतलब होता है अखंड, जिसका कोई खंड ना हो, खंडन ना हो, यानी जिसको कोई तोड़ ना सके, उसको बोलते हैं अखंडता। यानी हमारा अखंडता का सिंपल सा मतलब है जिसका कोई तोड़ ना हो। क्या लिखेंगे? जिसका कोई क्या है? तोड़ ना हो, ठीक है, जिसको कोई तोड़ ना सके, अखंड हो, यानी भारत अखंड। भारत की अखंडता का क्या मतलब? भारत की अखंडता का मतलब ये है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो अखंड हैं, वो कभी भी राज्य से अलग होकर के दूसरे में नहीं मिल सकते हैं, अखंड हैं, वो आपस में अलग नहीं। यानी जब भी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो इन शपथ ग्रहण कराया जाता है कि भैया भारत की अखंडता को आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, यानी कि भारत को तोड़ने का काम नहीं करेंगे आप। तो अखंडता का मतलब है तोड़ने से, यानी कि अखंडता जिसका खंडन ना किया, विखंडन ना हो। भारत की अखंडता मतलब भारत की एकता को बनाए रखने से है, भारत की निरंतरता से, एकता और निरंतरता बनाए रखने से है। तो आपने 3 शब्दों को बेहतरीन समझे, समझा। इसको जो भी बच्चा देख रहा है उसको पीछे कर करके हर एक चीज़ को मतलब समझे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। मेरा मानना है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर गए तो 10 बार पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सब सही हो जाएगा। तो आपने समझा 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के अंतर्गत जोड़ा गया था। मैं उन सब का मतलब आपको बता दिया। अब एक ये क्वेश्चन ये उठता है कि प्रस्तावना क्या वाद्य योग्य है? सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है? क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है? वाद्य योग्य है? योग्य है? क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है? दूसरा, क्या प्रस्तावना फोर्सेबल, चुनौतीपूर्ण है या फोर्सेबल है? क्या प्रस्तावना जस्टिसेबल, वाद्य योग्य है या चुनौतीपूर्ण है, ऐसे कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण है? क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है? इज द प्रियम्बल फोर्सेबल? वाद चुनौतीपूर्ण नहीं कह सकते आप, न्याय योग्य कहिए, न्याय योग्य। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब ऐसे शब्द इस्तेमाल करिए जो एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द सही है। न्याय योग्य है, इज द प्रियम्बल फोर्सेबल, वाद्य जस्टिसेबल, इज द प्रियम्बल फोर्सेबल, फोर्सेबल नहीं, वाद्य योग्य, फोर्सेबल, हाँ फोर्सेबल। क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है? इन दोनों का आंसर होगा नो। क्या होगा? नो। ये क्वेश्चन प्री मेंस या की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पीसीएस में लगभग पूछा गया, कई बार क्वेश्चन है ये। पहले पीसीएस वगैरह भी इस तरह से क्वेश्चन बनते थे। क्या प्रस्तावना वाद्य योग्य है या नहीं है? क्या प्रस्तावना न्यायपूर्ण है, न्याय योग्य है कि नहीं, सब पूछे। लेकिन अब वन लाइनरों में पूछे जाने लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो दोनों का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना ना ही वाद योग्य है और ना ही प्रस्तावना क्या है, न्याय योग्य है। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि प्रस्तावना को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, जो भी, उन शब्दों को लेकर के हम कल को सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कह सकते भैया कि सरकार समाजवाद स्थापित नहीं कर रही है। जैसे हम कल को ये कह दें कि जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी सरकार है या जो भी सरकार है हमारी है, वो समाजवाद स्थापित नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। आप समझते हैं क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है? क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुना सकता है? बिल्कुल नहीं सुना सकता, नो। अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब आप देंगे नहीं। ठीक है, हो गई। अब आगे बढ़िए। अब समझते हैं प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? ये तो हो गया। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? ये समझते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूँ। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? संविधान का अंग है। अब इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको दो वाद्य है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। प्रस्तावना व संविधान का अंग है या नहीं है, इस बात को जानने से पहले मैं आपको दो वाद्य बताता हूँ। दो मामले थे, उस मामले को बेहतरीन तरीके से समझिए, आप खुद उसे जानने योग्य हो जाएंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। चलते हैं उस वाद्य की ओर। पहला मामला उठा था बेरूबाड़ी 1960। बेरूबाड़ी मामला 1960 में हुआ था। 1960 में जो बेरूबाड़ी मामला आया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। क्या है? अंग नहीं। प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल जो है, द प्रियम्बल्स इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, ये बात कहा गया था। लेकिन एक मामला और आया था, वो था बेरूबाड़ी केशवानंद बनाम भारती मामला। केशवानंद बनाम भारती मामला। भारती मामला 1973 में। ठीक है, केशवानंद बनाम भारती मामला जो आया था तो 1973 में आया था। तो जो 1973 में केशवानंद बनाम भारती मामला आया था, उस मामले में ये जो केशवानंद जो बनाम भारती मामला आया था, उस मामले में ये कहा गया था कि सब प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। ठीक बात ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये किस मामले में कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये केशवानंद बनाम भारती मामले में कहा गया था। और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बताएंगे बेरूबाड़ी 1960 में कहा गया था। तो दो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है किस वाद्य में कहा गया था? 1960 में बेरूबाड़ी मामले में। और प्रस्तावना संविधान का अंग है किसमें कहा गया था? केशवानंद बनाम भारती 1973 का मामला है ना, उसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आप समझते हैं बेरूबाड़ी एक्चुअली मामला क्या था, जिस मामले में ये कहा गया था कि मैंने
संविधान का प्रस्तावना अंग नहीं है, ये क्या मामला था, इस बात को समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या था, जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था तो पाकिस्तान जो है वो 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो तो ठीक था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी के पास एक ज़मीन था, वो था बेरूबाड़ी। और उस बेरूबाड़ी ज़मीन आप समझिए, यानी कि जो ये सर रेडक्लिफ थे वो रेडक्लिफ लाइन बनाए थे, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो डिवाइड करती है ना। तो सर इसीलिए सर रेडक्लिफ के नाम से सर रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की लाइन को, है ना। ये भी क्वेश्चन है। तो जो सर रेडक्लिफ जो थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ये जो अपनी रेडक्लिफ रेखा में ये बता ही नहीं पाए थे कि जो बेरूबाड़ी ज़मीन है ये किसका है। इसे क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि हिंदुस्तान का है या फिर पाकिस्तान का है। तो जो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य थे, मुस्लिम की तादाद ज़्यादा थी, इसीलिए मुस्लिमों ने ये मांग करने लगे थे कि ये हमें दे दीजिए। ये तब का मामला है जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत के प्रधानमंत्री और पहले इतनी बुद्धिजीवी प्राणी, पहले राष्ट्रपति पहले। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो दोनों में भिड़ंत हो गई। तो किसी तरह ये मामला आया कि चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा ले लिया जाए। तो कुछ हिस्सा बेरूबाड़ी का ये बात हुआ कि हिंदुस्तान को लिया जाए और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। जो हिस्सा हिंदुस्तान को दे जाने की बात हुई वो तो ठीक था, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान को दिए जाने की बात हुई वहाँ पे बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि अभी तक ये बात नहीं कहा गया था किसी मामले में कि पाकिस्तान को, किसी भी दूसरे देश को कैसे हिंदुस्तान की ज़मीन को आप दे सकते हैं। तो इसी पर बवाल तो होगा ही। अब देखिए बवाल कैसे हुआ। वहाँ की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दी। अब देखिए 1960 का मामला है। आपको ये भी पता होगा कि 1960 में किसी की संपत्ति हमारी मौलिक अधिकार थी। आपको मैं बताऊंगा जब संपत्ति पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बता दूंगा कि मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि जो संपत्ति थी वो हमारी उस 1960 से पहले ये मौलिक अधिकार थे। 1960 वगैरह में मौलिक अधिकार थी। उसे 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन करके कानूनी अधिकार के रूप में 300 के में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। आपको ये सब पता होगा। तो ये मैं अच्छे से बताऊंगा जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊँ। तो जब किसी की संपत्ति छीनी जाएगी और उस समय मौलिक अधिकार थी तो चुप बैठेगा नहीं। आज हमारी मौलिक अधिकार नहीं है तब भी हम चुप नहीं बैठते हैं। उस समय मौलिक अधिकार थी तो हम चुप बैठते हैं, नहीं हटते। तो सर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया और इस बेस पे कहा गया कि सरकार समाजवाद का उल्लंघन कर रही है। समाजवाद का उल्लंघन, समाजवाद का क्या उल्लंघन, सरकार क्या कर रही है, समाजवाद का उल्लंघन कर रही है। और दूसरी चीज़ आर्टिकल 13 का भी विरुद्ध है। आर्टिकल 13 का भी, थोड़ा शोर कम मत करो। समाजवाद का उल्लंघन और आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन कर रही है सरकार। अब समझते हैं कि समाजवाद का उल्लंघन क्या। हमने आपको बताया है कि समाजवाद का मतलब होता है सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो जनता के विरुद्ध हो, जनता उस पर सहमत ना हो। समाजवाद है। आर्टिकल 13 को, ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 को जब मैं पढ़ाऊँगा मौलिक अधिकार तो ये बताऊँगा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 जो है वो क्या है। वो एक प्रकार से कवच प्रदान करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हमारे मूल अधिकारों को किसी भी तरीके से कम करता हो। ठीक है, एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, संरक्षक है। तो इन दोनों मामलों को रखा गया वहाँ पर। तो फिर सरकार ने, हालांकि जो राज्य करता है वो जनता के हित में करता है, किसी व्यक्तिगत मामले से तो राज्य अच्छा काम करता है, लेकिन वहाँ पे ये मौलिक अधिकार छीना जा रहा था कहीं ना कहीं। और समाजवाद का उल्लंघन की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ये मतलब बीच का रास्ता अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बेरूबाड़ी, जो ये प्रस्तावना में जो समाजवाद का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, ये समाजवाद ये फोर्सेबल नहीं है, प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो ज़मीन था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो ये था पूरा बेरूबाड़ी का मामला, जो हमने आपको बताया कि एक्चुअली बेरूबाड़ी में हुआ क्या था।
अब समझते हैं केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला, भारती 1973। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है ना। आर्टिकल और देखिए इसमें क्या बात है। अब केशवानंद भारती मामला 2020 में काफ़ी चर्चे में भी रहा, इसलिए चर्चे रहा कि 2020 में लगभग मई या जून के जुलाई वगैरह के महीने में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इसी मंथ के आसपास केशवानंद जी की मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी चर्चे में वो थे केशवानंद जी। तो 2020 का मामला है। तो इस समय केशवानंद भारती मामला चर्चे में 2020 में काफ़ी आया था। तो इसको भी समझा जाए। इसमें ये बात आया था कि केशवानंद जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। देखिए क्या था, केशवानंद एक केरल के मठाधीश थे और उनकी ज़मीन सरकार ने जब्त कर ली थी। जब से उनके मठ की ज़मीन सरकार ने जब्त कर लिया था, एक अधिनियम बनाया था, मतलब ज़मीन भूमि सुधार अधिनियम बनाया था। उस भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने, क्योंकि आपको पता होगा कहीं ना कहीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ज़मींदारी प्रथा बहुत तेज़ी से चलती थी। तो ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सरकार के सामने। तो सरकार ने कहा कि जो ये जमींदारी पर यानी कि धन का संकेंद्रण को रोकने के लिए भूमि सुधार अधिनियम पारित किया था। उसके तहत वो जो केरल के जो मठाधीश थे केशवानंद जी, उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया था सरकार ने, केरल सरकार ने। तो उसके बाद केरल सरकार ने जब उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया था तो कहा कि आपकी आधी ज़मीन जो है किराएदारों को मिलेगी, आधी ज़मीन हम ले लेंगे और आपको आधा मिलेगा। मतलब ठीक है, इस तरह से बात की। तो उसकी अब किसी की ज़मीन छीनी जाएगी तो बताइए कोई चुप बैठेगा? नहीं ना बैठेगा। ये कब की बात है? 1973। यानी तब भी संपत्ति क्या है, हमारा मौलिक अधिकार था, है ना। तो जब किसी की मौलिक अधिकार छीनी जाएगी तो चुप तो बैठेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उसने चैलेंज कर दी। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो हमने कोई संविधान, जो आर्टिकल 13 का जो आप, उन्होंने कहा कि चलिए ये हमारी मौलिक अधिकार का हनन है। पहली बात उन्होंने कि मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कही कि आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन, आर्टिकल 13 का उल्लंघन, आर्टिकल 13 का उल्लंघन है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन है। तो वहाँ पे केस सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा तो सरकार ने कह दिया था कि जो हमने कोई संविधान, हमने जो नया कानून नहीं बनाया है, जो आप कह रहे हैं आर्टिकल 13 का हमने उल्लंघन किया है। और आर्टिकल 13 जो है वो नए कानून पर लागू होता है। और ये तो इस तरह से मौलिक अधिकार को भी की बात आ गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आप कह रहे हैं नया कानून आप नहीं बनाए हैं, या आप संविधान संशोधन किए, ये संविधान संशोधन करके आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते, नहीं सॉरी, किसी की मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते आप। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको लेकर के चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस समय तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, आपने समझ लिया केशवानंद भारती मामले में। अब आप आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में प्रस्तावना को से प्रश्न कैसे बनते हैं? पहला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऐसे समझिए, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बताएंगे कि प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 32। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जब ऐसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बताएंगे प्रस्तावना को, उद्देशिका को। लेकिन किस आर्टिकल को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, तो बताएंगे आर्टिकल 32 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, ये तो अब समाज नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता है, इस चीज़ को समझिए। प्रस्तावना में ऐसे समझिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की, अवसर की, प्रतिष्ठा की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। पहला, धर्म,